आज हम करेंगे हमारा न्यूटन और AP HSON मेथड। अब ये थर्ड मेथड है आपका, सेम आपकी जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये क्या होता है, ये काफ़ी फास्ट होता है बाकी दो से। अच्छा, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ फास्ट के, तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कितना फास्ट है ये न्यूटन रैप्शन मेथड। अब इसमें क्या है, आपको डेरिवेटिव है। इसमें एक कंडीशन, तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि f इज डिफरेंशिएबल। पहली चीज़ तो ये होगी कि f जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अदरवाइज आप न्यूटन रैप्शन मेथड लगा नहीं सकते। ठीक है, पर मोस्टली हमारे जो इक्वेशंस होती हैं वो अच्छी होती हैं, उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने, सबको स्क्रीन और आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, इसको हम बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे है फंक्शन, क्योंकि हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका fx है। तो ये मान लो इसका रूट है a। ठीक है, और मुझे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, टेलर सीरीज की हेल्प से कर सकता हूँ। तो टेलर सीरीज क्या कहेगी, ये इक्वल टू होगा f ऑफ a प्लस h वैसे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस h माइनस a, अगर आपने इस फॉर्म में पढ़ा हो तो, इनटू f डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1, प्लस में a प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर, f डबल डैश a बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू ये चलता जाता है। ठीक है, टेलर सीरीज जो है ये ऐसे चलती जाती है। आप लोगों ने पढ़ी है टेलर सीरीज? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो ये बड़ी वाली टर्म्स है ना, f डबल डैश ये सब, इन सब को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ जाती है, एफ ए प्लस यहाँ पर h इंटू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, f ऑफ a प्लस एच, ये है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो a प्लस एच की चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, a प्लस एच को अप्रोक्सीमेट किया है। तो हम क्या मान लेते हैं कि f ऑफ a प्लस एच ही ज़ीरो है। वैसे तो एग्जैक्ट रूट तो a है, लेकिन हमने मान लिया कि a प्लस एच ज़ीरो है। ठीक है, तो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, h क्या हो गया आपका, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ, डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ ए। तो h की वैल्यू ये आ गई, मतलब माइनस एफ ए बाई एफ डैश ए। पर ये आप क्या कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट कर रहे हो हर बार। ठीक है, तो ये तो h की वैल्यू आई है, तो रूट जो होगा, मतलब आपने मान लो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x नॉट ली, फिर x1 क्या लोगे आप, x नॉट में आप क्या करोगे, माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ a, उसमें h की वैल्यू ऐड कर दोगे। फिर x2 क्या करोगे, x1 में h की वैल्यू ऐड करते चले जाओगे, एफ डैश ऑफ a, ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका xn होता है वो क्या होता है, xn माइनस 1 माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ a। सॉरी, यहाँ पर a नहीं आता, यहाँ पे पिछला अप्रोक्सीमेशन आता है आपका। ये यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर तो आपका x नोट और यहाँ पर भी x नोट, और यहाँ पर आपका x1 आएगा, f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। एक बार ज्योमेट्रिकली मैं बताऊंगा इसको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। अभी ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला होता है, क्या कर रहे हो आप, पहले
मैं a प्लस एच को यहाँ पर ले रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये आपका एक्स नोट है विच इज़ a प्लस एच। ठीक है, आप यहाँ पर उसको अप्रोक्सीमेट मतलब उसको वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये टेंजेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, वहाँ पर आप उसको मान लोगे, ये आपका x1 हो जाएगा। फिर आप दोबारा से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वो आपका x2 पॉइंट हो गया। तो ज्योमेट्रिकली ये ऐसे करता है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके एक बार फिर से बताता हूँ। मान लो फंक्शन आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा ले लिया, वैसे वो h इतना दूर होता नहीं है। इसको आप ये लगा लो कि हमने उस चीज़ को जूम करा है। तो ये आपका x नॉट हो गया पहला अप्रोक्सीमेशन। आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो यहाँ पर कट करेगी, आप इसको x1 मान लोगे। फिर आप दोबारा से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो यहाँ पे कट करेगी, आप इसको x2 मान लोगे। फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कट करेगी, वो x3 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों ये चीज़ कि क्या कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिकली? यस सर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये ध्यान से देखो ना, ये जो चीज़ है, ये आप पिछले पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करके और उसको जीरो पे, मतलब आप चाहो तो इसको एज एन इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाओ और फिर ये देखो कि वो कहाँ कट करेगी उसको। जब x को ज़ीरो पुट करोगे y की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा आपके पास। ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप उस चीज़ को कैसे करो। बाकी आप ये आता है टेलर एक्सपेंशन से ही है। ये तो एक दूसरा तरीका होता है इसको कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वो। अब मैंने इसको आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये काफ़ी फास्ट मेथड है और काफ़ी सेंसिटिव है इनिशियल कंडीशन के। वो क्यों है वो अभी देखो। सपोज करो आपका जो ग्राफ है वो समथिंग लाइक ऐसे हो, से इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो आप ये पॉइंट, ये आपका एग्जैक्ट रूट है a, और ये पॉइंट आपने ले लिया a नोट प्लस एच, यानी x नोट आपने ले लिया। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या होगा कि ये इस साइड आ जाएगा और ये पॉइंट आएगा। अब इसकी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो कहीं और जाके कट करेगा। बेसिकली आप ऐसे कर लो, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो इसकी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर ली, फिर यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने वो करा तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से टेंजेंट ड्रॉ करी, वो सपोज करो यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर ये वापस, तो ये यहाँ पे लूप में फंस रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप में फंस जाएगा। और ये कब तक है, जब तक आप उसकी वैल्यू इसको इस साइड नहीं लेते। अगर वो यहाँ पर वैल्यू लेगा तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन अगर आपने इस एरिया में वैल्यू ले ली तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा। मतलब जब इस टाइप की सिचुएशन हो आपके पास, क्या हो, ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद वो उसको इस साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, इस टाइप की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, और फिर यहाँ से वो इसको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से लूप में फंसा देता है उसको। यहाँ पे ये न्यूटन रैप्सन मेथड लूप में फंस जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से इस साइड की कोई भी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो आप लूप में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो आप लूप में नहीं फंसोगे। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। ये जो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव होता है। अच्छा, सीकेंड मेथड। अच्छा, कल के प्रोग्राम में एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैं सीकेंड का प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया सीकेंड मेथड। ये इसमें एक चेंज और करना पड़ेगा आपको, सीकेंड मेथड कन्वर्जेंस की गारंटीड नहीं देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकते हो यहाँ पर चेक करने के लिए कि इफ i इज ग्रेटर देन से 20 तो क्या करें, ब्रेक कर दे। ठीक है, ये कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी आपको एक।
सेकेंड मेथड में, क्योंकि वहाँ पर जो कन्वर्जेंस है वो गारंटीड नहीं होती। तो सेकेंड मेथड में भी चांस होता है कि फंक्शन जो है वो लूप में फंस जाएगा। लूप में तो नहीं फंसे पर मतलब कन्वर्ज ना करे बेसिकली। तो सेकेंड मेथड में भी वही है कि लूप में फंस जाए और वो कन्वर्ज ना करे। तो अगर आपके पास 20 आइट्रेशन से ज़्यादा हो जाएं तो आप उसको लूप को ब्रेक कर दो। तो ये कंडीशन और एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना सेकेंड मेथड में, कल मैं बता नहीं पाया था। न्यूटन रैप्शन में भी हमें ये कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे 20 कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो 100 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो समझ रहे हो, जब आप फास्ट कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कन्वर्जेंस गारंटीड नहीं रहता। सेकेंड मेथड ऑल्दो फास्ट है लेकिन कन्वर्जेंस गारंटीड नहीं है। बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन कन्वर्जेंस की गारंटीड देते हैं लेकिन स्लो हैं। तो वो आपको आप सिचुएशन के हिसाब से देखना होता है कि आप जब आपको ये पता है कि हाँ न्यूटन रैप्शन मेथड कन्वर्ज ही करेगा, आप श्योर हो, तो आप न्यूटन रैप्शन यूज़ करो। अगर आपको नहीं पता यार कन्वर्जेंस होगी या नहीं न्यूटन रैप्शन में, तो बाइसेक्शन यूज़ कर लो, आइट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं बैलेंस करना। तो इसीलिए हम दोनों मेथड्स को पढ़ते हैं, न्यूटन रैप्शन अकेले को इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कन्वर्जेंस होगी भी या नहीं होगी। तो अब एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं इसका। अगेन जो इसका एग्जांपल है वो मैं बुक से ले रहा हूँ, कैलकुलेशंस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इसके लिए। अगेन ये प्रैक्टिस का है, इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। तो आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, ये चीज़ है, आपको दे रखा है fx, और इसमें आपको इसका गिवन है कि इसका रूट जो है 2 के नज़दीक है, ये गिवन है। तो बेसिकली जब आपको ऐसा कुछ कहा जाए कि इसका रूट 2 के नज़दीक है तो आप ये समझ लेना उसका जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आपको लेनी है वो 2 लेनी है, ठीक है, ये चीज़ चेक करना। तो x नॉट आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है x1, ठीक है। x1 क्या होगा, x नॉट प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये फॉर्मूला होगा। तो f डैश ऑफ x निकाल लो, वो क्या होगा 4x क्यूब माइनस 1, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 1, ये चीज़ हो गई। ये x नॉट हो गया, ये x1 हो गया। अब x1 की वैल्यू जो है, जब आप इसमें x नॉट की वैल्यू पुट करोगे 2 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये आएगी 1.871, ठीक है। कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, कैलकुलेटर से आप ये चीज़ कर सकते हो। फिर आपको x2 निकालना है, कुछ भी चेक नहीं करना है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाना है, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। सिर्फ ये वैल्यू जो x1 की आपने निकाली अभी वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपके पास x2 आ जाएगा 1.856। फिर x3 आप निकालोगे तो वो क्या होगा, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2, यहाँ पर पुट करना है एफ डैश ऑफ x2, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.856, दोबारा से 1.856 आ गई। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये मैच कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया, वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। आई बात समझ में बच्चों? सबसे इजी मेथड है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि xn इज xn माइनस 1 माइनस गिवन, और x नॉट आपको गिवन होगा, x नॉट गिवन है, x1 का फॉर्मूला लगाया, x1 कैलकुलेट किया, x2 का, x1 की वैल्यू पुट की, x3 किया, जहां पर भी पहली 3 टर्म मैच कर जाएं पिछले और उसमें, वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ बोलो सर। इस न्यूटन रैप्सन मेथड में तो क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजर टू 2, हाँ। लेकिन जैसे पिछली एक्सरसाइज थी उसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है कि क्लोजर टू 3, अपने आप ही सर वो उन्होंने वहाँ कैसे पता लगाया था? वो आपको इसलिए देते हैं ये सारी चीज़ें कि ताकि उनके आंसर मैच हो जाए, ठीक है। इसमें इसलिए इसने उसने 2 दिया है ताकि आप मतलब स्टार्टिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो,
आप 1 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आपने 4 से कर दिया और वो कन्वर्ज ना करा तो अब वो आपको गलत भी नहीं ठहरा सकता क्योंकि इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उसने दी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जनरली इसलिए दे देते हैं ताकि आंसर मैच हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़। तो जैसे वहाँ पर क्लोजर टू 3 दे रखा है तो आप इंटरवल ले सकते हो कि भाई 2.5 से 3.5 ले लिया। अगर आपने नहीं दे रखा उसने तो आप कोई भी दे सकते हो, पर पिछले जो मेथड्स थे रेगुलर, फॉल्स, सीकेंट और उनमें उसमें आपको एक इंटरवल ऐसा ढूंढना था जहाँ पे एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो। यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। आप इंटरवल चेक भी नहीं कर रहे हो कि उस इंटरवल में होगा या नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे इंटरवल का काम ही नहीं है। ठीक है सर हाँ बोलो। सर ये मुस्कान प्रीति ये कह रहे हैं कि हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके एक बार भेजो रिक्वेस्ट। यहाँ पर तो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बाकी मैंने ऑटो टर्न ऑन एडमिट ऑन कर रखा है। उनको बोलो कि अभी करें एक बार ज्वाइन। 28 बच्चे ज्वाइन है। तो अभी एक बार न्यूटन रैप्शन का हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तब तक इसके लिए क्या करोगे आप, इसी सीकेंड मेथड का ही लेके चल देते हैं। फाइल इसको सेव एज कर दो, न्यूटन से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सी सोर्स फाइल सेव। ये हमारे तो इसमें जो हमारा फंक्शन है इसमें देखो 2 फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन एफ होगा। तो उस फंक्शन को जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी वही फंक्शन हम ले लेते हैं। x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 ये ले लेते हैं। तो x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स, ज्वाइन हो गए बेटा वो, माइनस एक्स एंड माइनस क्या था आपके पास 10 था। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फ्लोट एफ। अब हमें क्या चाहिए, एक डेरिवेटिव भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको फ्लोट जी कर रहा हूँ। ठीक है, उस फंक्शन को, तो वो फ्लोट y वैल्यू लेगा। आप चाहो तो x भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये रिटर्न क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो वो था 4x क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर आप रिटर्न क्या करोगे, 4 स्टार पावर y, 3 माइनस 1। तो ये आपने क्या किया, डेरिवेटिव डिफाइन कर दिया। तो 2 फंक्शन हो गए f और ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में बच्चों? यस सर। ये हमने दोनों फंक्शन डिफाइन किए हैं। अच्छा, अब हमें क्या है, सिर्फ एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो उसको हम मान लेंगे एक्सपी। सिर्फ एक्सपी चाहिए हमें, और एरर हम कैलकुलेट करेंगे, एरर बाउंड उससे पूछेंगे एक्स और एक्सपी दोनों चीज़ें हमने। और इंटीजर आई कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इनिशियल इंटरवल की जगह अब हम कहेंगे उसको कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन डालो, कि भाई तू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन डाल दे। ठीक है, उसको हम रीड कर लेंगे, तो एक ही वैल्यू हमने रीड करनी है और वो हमारी जाएगी एड्रेस ऑफ एक्सपी में। ठीक है, और यहाँ पे भी परसेंटेज एफ हट जाएगा आपका, सिर्फ एक वैल्यू रीड होगी। इस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इंटरवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें स्टार्ट की ज़रूरत है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको एरर बाउंड लेनी है उससे, उसको एरर बाउंड को रीड करना है। एक्सपी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। हम डू वाइल से ही काम चला रहे हैं क्योंकि एरर हमें अभी नहीं पता। बस हमें x की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या चेंज करेंगे हम, x क्या होगा, xp जो प्रीवियस वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में f ऑफ xp, कि f ऑफ xp जाए एंड डिवाइडेड बाय g ऑफ xp। ये डेरिवेटिव है, g आपका डेरिवेटिव था ऊपर, जो g डेरिवेटिव, तो f ऑफ xp डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xp। इसको आप df भी डिफाइन कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो डेरिवेटिव। मैं अभी g यूज़ कर रहा हूँ। फिर आप i आइट्रेशंस के बाद i को 1 वैल्यू पुट यहाँ पर डाल दो, i को
1 डाल दो। ठीक है, आई की वैल्यू आपने 1 डाल दी है ताकि ये हो जाए, आई की वैल्यू बढ़ जाए। इंटरवल डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इंटरवल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा देते हैं कि इंटरवल होता ही नहीं है इसमें। ये एरर हो गया, एरर को हम प्रिंट करवा देते हैं एक बार के लिए। तो प्रिंट एफ नई लाइन में एरर इक्वल टू %f कॉमा एरर की वैल्यू प्रिंट करते वो, और ए बी एक्स पी ये सब जो हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ए और बी की वैल्यू अपडेट करने के लिए। और अगर i ग्रेटर देन 20 हो तो ब्रेक कर जाए, मतलब अगर वो कन्वर्ज ना करे तो उसको ब्रेक कर दो, और जब तक एरर बाउंड से ज़्यादा है तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहे। क्लियर है? देखो छोटा सा प्रोग्राम बना है, एक बस एक्स्ट्रा फंक्शन जी हमें ऐड करना पड़ा। इसमें किसी को कोई डाउट हो? नो सर। कंपाइल कर लेते हैं हम इसको, कोई एरर नहीं आया, रन करवाते हैं। जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने डालनी थी वो 2 डाली है, एरर बाउंड पूछ रहा है, हम डाल देते हैं 0.001, और ये देखो आपका आ गया 1.855। इसमें बुक में गिवन है 1.856 गिवन है, वो इसलिए गिवन है क्योंकि देखो यहाँ पे 5 के बाद 5 है, तो इस 8 की वजह से उसने राउंड ऑफ करा हुआ है, इस 8 की वजह से ये 6 हो जाएगा और 6 की वजह से ये 5 हो जाएगा, वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही है। ठीक है, तो एरर देखो पहले आपका 0.12 था, 157 था। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? यस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चारों मेथड्स को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास चारों फंक्शन हैं। ठीक है, तो अब मैं चारों ओपन कर लेता हूँ एक बार, हमारा बाइसेक्शन ओपन हो जाए, और हमारा सेकेंड मेथड था हमारे पास, ये रहा सेकेंड। ठीक है, अब पहले रेगुलर फॉल्स में जाके फंक्शन जो हमारा है ये वाला फंक्शन ही रख लेते हैं हम, ये तीनों में हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो न्यूटन में भी हम यही, कल हमने इसी फंक्शन से चेक किया था, तो न्यूटन में अब हम क्या कर लेते हैं, यही वाला फंक्शन डाल लेते हैं। तो न्यूटन में जो ऊपर फंक्शन है उसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर पावर x की पावर 3 x क्यूब -4x -9 था, तो -4 स्टार x -9। ठीक है, ये फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², तो यहाँ पे 3x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एंड -4, तो ये हो जाएगा -4। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारा जो ये रूट था रेगुलर फॉल्सी का, ये रूट कितना आ रहा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा दूर ना जाएं। ये 2.7 समथिंग था, तो इसलिए हमें इसका अप्रोक्सीमेशन जो है वो 3 रख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो। इसको कंपाइल कर देंगे, रन करेंगे, और इसके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में एक बार 3 डाल रहा हूँ, एरर बाउंड पूछ रहा है 0.001, 3 आइट्रेशन में आप 2.706 के पास पहुँच गए, 3 आइट्रेशंस में। ठीक है, अब इसी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को दोबारा रन करके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 2 डालता हूँ मैं, एरर बाउंड 0.001, 5 आइट्रेशन में पहुंचा है। समझ रहे हो बच्चों? मैंने क्या कहा था कि ये फास्ट है पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के काफ़ी सेंसिटिव है। जब आपने 3 लिया तो 3 आइट्रेशन में ही पहुंच गया, जब आपने 2 लिया तो इसको 5 आइट्रेशंस लगी। ठीक है, तो इसलिए ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस होती हैं कि कौन सा मेथड फास्ट है कौन सा नहीं है, लेकिन हम इनको कंपेयर करने के लिए बिल्कुल एक एग्जैक्ट सी वो सिचुएशन रखेंगे और वहाँ से हम इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो आप चारों मेथड क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। इनके प्रोग्राम आप लोग बना के देख लेना। ठीक है,
ओके सर। और ये प्रैक्टिकल्स में है आपके। और अब आपका जो है ऑलमोस्ट सिलेबस थर्ड यूनिट का भी हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन इन चारों मेथड में से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉइंट रह जाता है, अभी हमारे पास टाइम है तो मैं सिर्फ एक बार ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशंस बता देता हूँ। ऑर्डर सर्कल ऑफ कल करवा देना बेटा, इसमें मैं कुछ किसी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक बार इंट्रो दे रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। बाइसेक्शन इन सब का, तीनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का जो प्रूफ है वो मैं बाद में दूंगा। सिर्फ ये आपको समझना है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, मैं सिर्फ एक सिचुएशन समझनी है कि हम कब कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि आपके पास तीन मेथड्स हैं और तीनों की तीनों आपके आइटरेटिव मेथड्स हैं। आइटरेटिव का मतलब है कि आप पिछले अप्रोक्सीमेशन से अप्रोक्सीमेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो एक बार के लिए इसको छोड़ के आप सीक्वेंसेस पे आ जाओ। मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस है 1/n 1/n², 1/n⁶, ठीक है। तीनों ही सीक्वेंस 0 के ऊपर कन्वर्ज कर रही हैं। यस सर। यस लेकिन कौन सी फास्ट है? आप कहोगे कि 1/n⁶ फास्ट है, ठीक है। 1/n। लेकिन मैथमेटिशियंस को प्रिसाइज आंसर चाहिए कि आपको कैसे पता, किस बेसिस पे कह रहे हो, क्या डेफिनेशन है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक तरीका निकाला कि सपोज करो, क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आप कैसे कह सकते हो कि भाई 1/n² से फास्ट जा रही है n/6, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1/n² को और 1/n², तो n⁶/n² हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो दो रनर्स हैं, एक मान लो आपका से अमेरिका का रनर है और एक इंडिया का है, ठीक है। और सपोज करो आप दोनों ये रनर हैं और आपको नहीं पता, टाइम मेजर करना नहीं आता, आप लोगों को बस ये पता है कि भैया अमेरिका वाले कहते हैं कि हमारा तेज़ दौड़ता है, आप वाला कहता है कि नहीं, हम कहते हैं हमारा वाला तेज़ दौड़ता है रनर। तो पता कैसे चले भाई? आप टाइम तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, सपोज करो टाइम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो आप कहोगे कि दोनों को ना एक साथ रन करवा दो, जो जीतेगा वो फास्ट है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, n² और n6 को दोनों को डिवाइड कर दिया और कहा कि भाई अब लिमिट को n →∞ करो। तो अब क्या होगा, आप लोगों को पता है कि ये 4 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है इन्फिनिटी आएगी, कि n⁴ इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब इस चीज़ में यहाँ पर ध्यान देखो कि हमने एक सीक्वेंस ऊपर xn ली, नीचे yn ली। ये ऊपर वाली सीक्वेंस 0 की तरफ जा रही है और नीचे वाली भी सीक्वेंस 0 की तरफ जा रही है, लेकिन इसको ऐसे देखो, xn × 1/yn, ऐसे देखो। ये जो प्रोडक्ट है इसमें xn का काम होगा कि वो उसको 0 की तरफ लेके जाए, उसकी पूरी कोशिश होगी कि 0 की तरफ जाए, और 1/yn की कोशिश होगी कि वो इन्फिनिटी की तरफ जाए। अगर xn आपके पास उसको 0 की तरफ लेके जा चुका होता है, मतलब अगर मान लो यहाँ पर n होता, खाली n⁶ की जगह n होता, तो आपके पास क्या आता, आंसर 0 आता। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि n² जीत गया, 1/n² जो है जीत गया, क्योंकि वो उसको 0 की तरफ लेके जा चुका है। लेकिन अगर n⁶ आया तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब n⁶ जीत गए। भाई आपके पास दो सीक्वेंस हैं, एक xn और नीचे yn, ये आपको 0 की तरफ लेके जा रही है और ये आपको इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही है। तो अगर मान लो वो 0 की तरफ लेके जाती है तो इसका मतलब ये फास्ट है, और अगर वो इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही है तो मतलब yn फास्ट है। आई बात समझ में कंपैरिजन से? यस सर। अब आप Yes, कहते हो sir. कि n बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि 1/n और n जब हम करते हैं ऐसे, यानी सॉरी 1/n और इंटू n की पावर मान लो आप 6 भी कर लो तो भी आपके पास जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। मतलब n की पावर कोई भी फाइनाइट नंबर
n की पावर मान लो a भी कर देते हो और बाय n फैक्टोरियल करते हो तो वो आपके पास 0 आएगा। a आपका कोई नेचुरल नंबर्स होना चाहिए यहाँ पे, तो k कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो वो क्यों है? क्योंकि 1/n फैक्टोरियल हमेशा जीत जाता है। n की पावर k कोशिश करता है उसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाने की, लेकिन 1/n फैक्टोरियल उसको 0 की तरफ लेके चला ही जाता है। स्टार्टिंग में हो लगता है आपको कि भाई n की पावर k तो बहुत बड़ा होगा, मान लो 1 की पावर 100 कर दें, फिर 2 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर लगता है, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, 4 की पावर 100, लेकिन n फैक्टोरियल इसको टाइमली बीट कर देता है। n फैक्टोरियल बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो उसी तरीके से हम इन चीज़ों को डिवाइड में चेक करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये हो कि भाई ना तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाए ना 0 की तरफ, ठीक है, वो आ जाए कोई कांस्टेंट से k, तो कैसे पता करोगे? तो उसका क्या रीज़न होता है कि मान लो आपके पास ये आ जाए xn/yn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये लिमिट ऑलरेडी गिवन है, xn भी 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट ऑफ yn भी 0 की तरफ जा रहा है, और ये आपका इनकी जो रेशियो है वो डिवाइड करने के बाद सम कांस्टेंट k आ गई, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इनकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, सॉरी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, वो सेम है। वो क्या है? इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, ठीक है। इनको कहेंगे कि इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, क्योंकि ना तो इन्फिनिटी की तरफ गए ना 0 की तरफ गए, k आपका नॉन जीरो है यहाँ पे। लेकिन ये k डिटरमाइन करेगा कि कौन सी फास्ट है। अब अगर k आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब 1 से ज़्यादा आ गया, 1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर आपका लास्ट में इन्फिनिटी है कहीं। 1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली जो सीक्वेंस है वो जीत गई, क्योंकि वो उसको इन्फिनिटी की तरफ ले, सॉरी नीचे वाली जीत गई, सॉरी नीचे वाली जीत गई, क्योंकि वो उसको इन्फिनिटी की तरफ लेके चली गई। ये मान लो कि 1 आपका मिड पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से 1 जो है वो मिड पॉइंट माना जाता है। 0 और 1 का वैसे मिड पॉइंट नहीं है, पर एक तरीके से अगर ये 1 से ज़्यादा आ जाता है तो नीचे वाली सीक्वेंस जीत जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो xn है और yn है उनकी स्पीड तो सेम है, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन रेट ज़्यादा yn का है। जैसे अगर मान ले मैं आपसे पूछूं कि 1/n और 1/2n इनमें से फास्ट कौन सी है, तो आप ये कहोगे भाई इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन 1/2n फास्ट है, ट्वाइस है, वो उससे दुगनी फास्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/n² और 1/n³, इनके बीच में कौन फास्ट है, तो आप कहोगे n³ फास्ट है, क्योंकि इसका ऑर्डर ही ज़्यादा है, इसका ऑर्डर 3 है, क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब ऑर्डर 3 है। तो इस टाइप से आप कंपेयर करते हो यहाँ पर xn yn का, और ये जो होता है ये आपका होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और ये होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जब आप पहले कर रहे थे। तो बुक में कई बार, मोस्टली बुक्स में रेट ऑफ कन्वर्जेंस और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को एक ही तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डिग्री और ऑर्डर की तरह होते हैं। ऑर्डर वो होता है कि किस ऑर्डर से कर रहा है, भाई n की पावर कितनी है, उससे आप ऑर्डर पता करते हो। और जब दो सीक्वेंसेस का ऑर्डर सेम होता है तब आप डिग्री की मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हो कि भाई किसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों? यस। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं होगी हमारे मेथड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें, अब इसमें तो आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे थे, हमारे मेथड में तो एक ही सीक्वेंस है, उसको किससे कंपेयर करें। तो अब आप सोचो, किसी के दिमाग में अगर आइडिया हो कि अगर आपको यही देखना है कि भाई मेरा एक इंडिया का रनर है और मुझे यही देखना है कि ये फास्ट कितना है, तो मैं कैसे चेक करूँगा? आप इसको खुद से कंपेयर करोगे, ठीक है, कि खुद के कंपैरिजन में ये कैसे जाता है। तो उस केस में हम ये करते हैं
कि एक्स आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई की पावर p, लिमिट i टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये म्यू कोई अगर ये कन्वर्ज कर जाता है, मान लो ये चीज़ आपके पास आ जाती है, ठीक है, p कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये चीज़ हो जाए, तो हम ये कहते हैं इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू p होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली p नहीं कह रहे हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू p। और अगर हमें ये पता है कि इससे बड़े p के लिए कन्वर्ज नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p है, और p आपका रियल नंबर होता है। ये ऑर्डर ऑफ जो कन्वर्जेंस होता है वो पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम कल डिस्कस करेंगे कि बाइसेक्शन का 1 क्यों है, बाकी सबका 1.6.8 क्यों है, और बाकी 2 क्यों है। और ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे कि बाइसेक्शन का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, तो आप लोगों को ये कहना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन सम कंडीशंस। जो कंडीशंस होंगी वो मैं बताऊंगा। रेगुलर, फॉल्स या सीकेंट का कोई पूछे, आपको कहना है 1.618 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.618 गिवन सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होंगी, वो उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। न्यूटन रेफ्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन सम कंडीशंस, वो कंडीशंस मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो एक तरीके से आइडिया आ गया आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का। यस सर। कल आपका हो सकता है